हेलो क्लास 9 लर्नर्स, माय नेम इज नीलिमा रॉय एंड आज के इस लेक्चर में हम महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेक्चर नंबर 2 कवर करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 1 देख लेना, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। वहां पे हमने जितने 5 ईयर प्लानिंग्स थे उसको हमने पढ़ा था। अब हम उसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इजी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। साइड मेन्यू में यहाँ पे जा करके आपको फ्री मटेरियल शो होगा। फ्री मटेरियल में आपको क्लास 9 के सेक्शन में फोल्डर में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ऑल्सो आप क्लास 9 के अगर स्टूडेंट हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, शुभम झा क्लास 9। यहाँ पे साइंस और सोशल स्टडी का पूरा नोट्स दिया गया है, ऑलरेडी अपलोडेड है, तो प्लीज जा करके आप चेक कर लें। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2 का टॉपिक। पहला टॉपिक दैट इज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। बैंक कैसे नेशनलाइज होना शुरू हुआ था? मैम, बैंक नेशनलाइज शुरू होना मतलब शुरू हुआ तो उससे पहले क्या था? बैंक नेशनलाइज नहीं था तो क्या था फिर? तो एक्चुअली जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस हुई थी 1947 में, उसके बाद जाकर के प्लानिंग कमीशन आया था 1950s के टाइम में। उस टाइम में देखा गया कि जो हमारी बैंक थी, ठीक है, हमारे कंट्री में जो बैंक थे वो सारे प्राइवेट बैंक थे। मतलब कि वहां पे किसी एक का बैंक था, मोनोपोली चल रहा था। कोई भी मोनोपोली मतलब कोई एक राज कर रहा है, ठीक है, किसी एक का हम कोई एक ओन कर रहा है, तो दैट इज द मोनोपोली। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू जी जब थे एंड ऑल्सो लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर थे, एट दैट टाइम बैंकिंग वॉज अ मोनोपोली ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के लिए बैंकिंग एक मोनोपोली था। मतलब एक मतलब हम कहते हैं ना मोनोपोली, किसी एक का राज चलना। तो बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर एक मोनोपोली था। प्राइवेट सेक्टर ही सिर्फ बैंक में था और उनका ही सिर्फ राज चलता था, उनका ही सिर्फ वही सिर्फ ओन्ड करते थे, बाकी गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं था। तो एट द टाइम ऑफ प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री, बैंकिंग सेक्टर्स पूरे प्राइवेट सेक्टर ही थे। बट क्या हुआ था एक्चुअली ये नेशनलाइज करने का, क्यों ये नेशनलाइज हुआ, ये हम आगे देखेंगे। Director of the banks were working towards developing industrial sector and increasing its profit. बैंकिंग को प्राइवेट, जो भी जिन्होंने भी बैंकिंग को प्राइवेट सबसे पहले स्टार्ट किया था, उनका मेन मोटिव ये था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना एंड जितना ज्यादा हो सके प्रॉफिट को इंक्रीज करना, जितना ज्यादा हो सके प्रॉफिट को इंक्रीज करना। सबसे पहले जो आपका बैंक नेशनलाइज्ड हुआ था वो हुआ था, एक बैंक था इंपीरियल बैंक जो 1955 में था, और ये जाकर के बाद में कन्वर्ट हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आज के डेट में आप सब देखते होंगे। मोस्ट ऑफ दी लोगों का अकाउंट है एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे पहले नाम क्या था? सबसे पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक। ये गवर्नमेंट ने नेशनलाइज्ड किया। सबसे पहले जो नेशनलाइज्ड बैंक था इंडिया का, दैट इज इंपीरियल बैंक। 1955 में इसका नाम चेंज होकर के फिर क्या रखा गया? दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दिस बैंक ओपनड सेवरल ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री इन अ शॉर्ट व्हाइल एंड प्लेड अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट। ये जो बैंक है, ये बैंक आपके बहुत सारे ब्रांचेस है एसबीआई के, एंड ये ब्रांच हम कह सकते हैं बहुत मेजर रोल प्ले करती है डेवलपमेंट के लिए। ऑल ओवर कंट्री में बहुत सारे ब्रांचेस है इसके। नेशनलाइजेशन का बैकग्राउंड क्या है, कैसे ये नेशनलाइज हुआ था? तो सबसे पहले देखो क्या होता है ना कि जब स्टार्टिंग में ना प्राइवेट सेक्टर को इतना सपोर्ट नहीं किया गया था, लोग ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते थे, ठीक है। जब हमारी कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट की थी उस टाइम में जा करके प्राइवेट सेक्टर भी थे एंड पब्लिक सेक्टर भी थे, ठीक है। बट दिक्कत क्या था कि जितने भी लोग थे वो पब्लिक को, जो गवर्नमेंट के ऊपर, सरकार के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते थे और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर नहीं करते थे। तो जितने भी लोग थे जिसके पास पैसा था, जो बैंक में जमा कर सकते थे, वो सोच रहे थे कि अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में जाकर के जमा कर दूं, ठीक है, और फिर से ब्रिटिशर्स का रूल अगर आ जाएगा तो मेरा पैसा तो चला जाएगा, राइट, मेरा पैसा तो चला जाएगा। तो वो प्राइवेट पे ट्रस्ट नहीं करते थे।
जिसके कारण से जिनके पास पैसा भी होता था वो जा करके नई बैंक में जमा करते थे, क्योंकि बैंक में अगर पैसा रहेगा तब तो बैंक आगे किसी इंडस्ट्री को पैसा देगा, राइट। तो लोगों के ट्रस्ट को जीतने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हमें ये जो जितने भी प्राइवेट बैंक है इसे ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहती है, हमें थोड़ा सा लोगों के लिए इसे नेशनलाइज भी करना पड़ेगा, गवर्नमेंट बैंक भी करने पड़ेंगे। तो जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ। जैसे इंडिया में दोनों सेक्टर्स आ गए, प्राइवेट और पब्लिक, ये दोनों इकोनॉमी देखी गई। बैंक का नेशनलाइज होना शुरू हुआ। ऑल्सो बहुत सारे पॉलिसीज को अडॉप्ट किया गया डेवलपिंग के लिए इन द स्मॉल इंडस्ट्री और भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट किया गया ये सारे स्कीम्स को, ठीक है, ताकि लोगों का ट्रस्ट क्या हो सके, हम जीत पाए। गवर्नमेंट भी प्राइवेट सेक्टर का हेल्प करने लगी, ताकि हाँ अगर कुछ बैंक अगर प्राइवेट भी रहेंगे, कुछ बैंक अगर गवर्नमेंट भी रहेंगे, तो गवर्नमेंट वाले जो भी बैंक है वो अगर प्राइवेट में इन्वेस्ट भी कर रहे, किसी इंडस्ट्री में अगर इन्वेस्ट भी कर रहे, उस पे उसको रिटर्न भी मिलेगा। ऑल्सो सही समय कभी अगर कोई भी स्कार्सिटी अगर आती है, कुछ भी अगर होता है, अगर हमें लोन चाहिए, कुछ भी चाहिए, ऑल्सो हमें बाकी कंट्री को लोन चुकाने हैं, ठीक है, तो उस टाइम में हम पैसा निकाल सके, इसलिए नेशनलाइज बैंक किया गया, ठीक है। सो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज बैकग्राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन। जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन, उन्होंने बोला था कि हमारी कंट्री को हम ग्रीन रिवॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब कभी भी हम फूड का स्कार्सिटी या स्टोरेज हम रखेंगे, हम कभी भी फूड हमारे पास सफिशिएंट होना चाहिए, इनसफिशिएंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रेन्स होना चाहिए, ताकि कभी भी अगर कोई भी स्कार्सिटी अगर आती है तो एटलीस्ट लोगों को खाना मिल पाए, एटलीस्ट लोगों को खाना मिल पाए। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का सिस्टम यहाँ से शुरू हुआ था। तो प्राइम मिनिस्टर उसके बाद एक टेन्योर मिला था किसको, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी कांग्रेस की पार्टी में थी एंड इन्होंने डिमांड किया, ये इंस्पायर्ड थी सोशलिस्ट आइडियाज से, ये इंस्पायर्ड थी, सोशलिस्ट जो लोग हैं उनसे ये इंस्पायर्ड थी, और इन्होंने डिमांड रखा कि सारे बैंक क्या होने चाहिए, सारे कॉमर्शियल बैंक को हम क्या करेंगे, नेशनलाइज्ड करेंगे, सारे कॉमर्शियल बैंक को नेशनलाइज्ड हम कर देंगे, ठीक है, ताकि हम लोगों का ट्रस्ट जीत सके। लोग बोले कि हाँ अब हम गवर्नमेंट बैंक में जाकर के सेव करेंगे, चाहे वो कम रिटर्न भी अगर दे रहा हो तो हमारा पैसा सेव है। फिर आया आपका 20 पॉइंट्स प्रोग्राम। 20 पॉइंट्स प्रोग्राम कौन लाए थे, तो इंदिरा गांधी लाया, इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था, उन्होंने ही लाया था। 1 जुलाई 1975 को इंदिरा गांधी जी ने एज वो प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, तो उन्होंने 20 प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया था। क्या है ये 20 प्रोग्राम्स, एक एक करके हम देखते हैं। इस 20 प्रोग्राम्स का मेन मोटिव ये था कि इंडिया को हम डेवलप कर सके और रैपिडली डेवलप करें। तो चलिए देखते हैं कि मेन पॉइंट्स क्या है 20 पॉइंट्स प्रोग्राम का। सबसे पहले लैंड सीलिंग फॉर द सिटीज एंड एग्रीकल्चर लैंड, जितने भी लैंड है जो भी लैंड सीलिंग में है, वो सिटीज के लैंड हो या एग्रीकल्चर लैंड हो, सबका इक्वल डिवीजन होना चाहिए, इक्वल वेल्थ होना चाहिए, मिनिमम वेजेस होना चाहिए वर्कर्स के लिए। ऑल्सो इंक्रीज होना चाहिए वाटर का कंजर्वेशन स्कीम्स के लिए, ताकि प्रॉपर इरिगेशन हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री, वर्कर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडस्ट्री में। नेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, नेशनल ट्रेनिंग की स्कीम निकाली गई थी। ऑल्सो फ्री बॉन्डेड लेबर को फ्री रखना चाहिए, बॉन्ड कोई भी बॉन्ड में हम उसे नहीं रखे कि हाँ आप हमारे गुलाम बन के ही काम करो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम उसे गुलाम नहीं, एज ए वर्कर हम उसे देखें। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट इज प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेशन, इकोनॉमिक क्राइम्स एंड स्लमिंग एंड समलिंग, मतलब कि जितने भी टैक्स से रिलेटेड अगर कोई घोटाला अगर हो रहा है, कोई स्कैम अगर हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस अगर हो रहा है, तो उसको हम प्रिवेंशन कर सके, प्रिवेंशन कर सके। टैक्सेस कोई अगर नहीं भर रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलेशन ऑफ प्राइस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, इंप्रूवमेंट्स इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
रेगुलेशन ऑफ प्राइस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज का प्राइस सेट होना चाहिए। ऑल्सो हमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करना चाहिए पब्लिक में, ठीक है। जैसे आप स्कूल में जैसे आप गांव वगैरह सब में देखते होंगे, बीपीएल सब है, वहां पे लोगों को खाना ग्रेन्स मिलता है कम दामों में, जितना मार्केट में उससे 50% कम में मिलता है। तो ये एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम में लाया गया था। फिफ्थ पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाय डेवलपिंग हैंडलूम सेक्टर। इम्प्रूवमेंट होना चाहिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ों के इंडस्ट्री में, हैंडलूम के सेक्टर में। ऑल्सो जो एक वीकर सेक्शन है उन्हें लोन प्रोवाइड करना चाहिए। हाउसिंग कम्युनिकेशन फैसिलिटीज होना चाहिए, हाउसिंग का फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी। ऑल्सो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, जो उनके बच्चे अगर हैं तो उनको भी हम स्कीम्स दे ताकि वो अपने बच्चे को पढ़ा सके, एजुकेट कर सके, ठीक है। ये सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वर्कर्स को दिया गया था, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वर्कर्स को दिया गया था। तो हियर इज द क्वेश्चन, डैश डिक्लेयर्ड अ 20 पॉइंट प्रोग्राम, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर पीवी नरसिम्हा राव। आंसर कमेंट में जरूर देना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे पढ़ना अभी बाकी है। अब आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज ये क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स, आपके लिए लाइव बैचेस लाया गया है विक्ट्री 2.0। ये इजी लर्निंग एप्लीकेशन पे है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। ये है हमारी टीम, ये सारे टीचर्स मिलके आपको पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आपको पढ़ाए जाते हैं। ये फुल ईयर बैच है, ऑल सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। डेली लाइव सेशन होती है, लाइव क्लासेस होती है, फ्री टेस्ट सीरीज आपको दिया जाता है, यहाँ पे पर्सनल मेंटोरशिप इंक्लूडेड है, इसमें रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते रहते हैं, ऑल्सो नोट्स भी इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीजें आपको विक्ट्री 2.0 में मिल रही है। कैसे ये मैम कहाँ पे अवेलेबल है? ये अवेलेबल है लैपटॉप, मोबाइल, पीसी, आईपैड, टैबलेट, जो भी आप यूज करते हो या वहां पे अवेलेबल है। सारे टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड है और जितने भी लाइव सेशन होते हैं, लाइव क्लासेस होते हैं, उसके सारे क्लासेस के रिकॉर्डिंग भी एचडी वीडियो में आपको मिल जाएगा। कैसे इनरोल करना है? इनरोल करने के लिए आपको एक वीडियो का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, हाउ टू बाय विक्ट्री 2.0 ऑन मोबाइल। आप उसको एक बार जाकर के देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको अच्छे से सब पता चल जाएगा। कितनी फीस है इसकी? तो 5000 इसकी फीस है। मैम ये मंथली फीस है या ईयरली? तो ये आपकी मंथली नहीं, ईयरली फीस है, फुल ईयर फीस है ये। इसमें आप ये पूरे 9 का फीस है, इसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। तो अगर आपको बैच के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड जो भी आपकी डाउट्स है यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इश्यूज ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स के क्या क्या इश्यूज थे? टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पहले स्टार्ट की गई थी मुंबई में 11 जुलाई 1851 में। ये स्टार्ट किया गया था बाय दी कावेश जी दावर, ठीक है, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। 1980 में देखा गया कि इंक्रीजिंग द अनरेस्ट अमॉन्ग द वर्कर्स ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन इन अदर सेक्टर। यहाँ पे देखा गया कि बाकी सेक्टर में वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनको ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही है और टेक्सटाइल मिल में जो भी काम कर रहे हैं उनको कम मिल रही है, इसलिए वर्कर्स अनरेस्ट पे चले गए थे। इन सम इंडस्ट्री द वेजेस ऑफ द वर्कर्स वर इंक्रीजिंग। कुछ इंडस्ट्री में देखा गया कि वर्कर के वेजेस इंक्रीज हो रहे हैं। दे वर गेटिंग मोर फैसिलिटीज देन टेक्सटाइल मिल। उनको ज्यादा फैसिलिटीज मिल रहा था एज कंपेयर टू टेक्सटाइल मिल के वर्कर्स से। टेक्सटाइल मिल के वर्कर्स देख रहे थे कि बाकी इंडस्ट्री के लोगों को, वर्कर्स को ज्यादा वेजेस मिल रहा है और हमें कम मिल रहा है, तो उनका डिमांड ये था कि हमारे वेजेस को भी इंक्रीज करो और हमारे को भी ये फैसिलिटीज दो। तो ये कहानी है दिवाली की, दैट इज लोग कुछ दीपावली भी कहते हैं और दिवाली भी कहते हैं। तो दिवाली की ये कहानी है 1981 में। यहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनका ये डिमांड था कि उनको जो बोनस मिले वो 20% ज्यादा बोनस मिले, कि बाकी लोगों को, बाकी सेक्टर्स के लोगों को भी मिल रहा था। तो ये डिमांड था टेक्सटाइल मिल के इंडस्ट्री का कि उनको भी 20% का बोनस मिले।
बट एट द टाइम द राष्ट्र मिल मजदूर संघ, ये एक संगठन था, ये एक ग्रुप था, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि जो वर्कर्स ने 20% का डिमांड किया था, इनसे जो संगठन ये जो था, इन्होंने वर्कर्स का जो बोनस क्या कर दिया, 8 to 17% कर दिया, 20% नहीं किया। तो इससे वर्कर्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और गुस्से में आ करके उन्होंने अपने टीम के लिए एक मेंबर को हायर किया, चेयरमैन को हायर किया, जिसका नाम था डॉक्टर दत्ता सामंत। मतलब कि इनको इसलिए किया गया क्योंकि ये वर्कर्स की हेल्प कर सके और उनका डिमांड रख सके राष्ट्र मिल मजदूर के संघ में। तो दत्ता सामंत के साथ साथ, डॉक्टर दत्ता सामंत के साथ साथ बाकी वर्कर्स भी स्ट्राइक पे चले गए थे 18 जनवरी 1982 में। ओके, जो चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के बैरिस्टर AR अंतुले, ठीक है, ये इन्होंने एक कमिटी सेट किया ताकि ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। तो इन्होंने बात किया किसके साथ, तो इन्होंने बोला कि उस टाइम में कौन थे चीफ मिनिस्टर, दैट इज बैरिस्टर AR अतुले, ठीक है। इन्होंने बोला कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बट लेटर बाबा साहेब भोसले ये बन गए थे चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, एंड इन्होंने बोला कि एज पर लॉ हम वर्कर्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और ही वुड लाइक टू टॉक विथ ओनली, वो ये सिर्फ बात करना चाहते थे राष्ट्र मिल मजदूर संघ के साथ ही, ठीक है। तो इनके साथ बात किया गया। बात जब किया गया तो यहाँ पे देखा गया कि बात फुलफिल नहीं हुई क्योंकि इनका डिमांड कुछ और था और वो फुलफिल नहीं कर रहे थे। वर्कर फिर भी स्ट्राइक पे थे, 6 महीने तक ये स्ट्राइक पे रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्कुल इनका डिमांड इग्नोर कर दिया। इग्नोर करते करते वर्कर्स ने एक स्लोगन स्टार्ट किया, दैट इज जेल भरो एगिटेशन, ठीक है। सितंबर 1982 में 1.5 लाख वर्कर्स ये मूव करने लगे, जाने लगे किसकी तरफ, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ महाराष्ट्र की तरफ। यहाँ पे ये गए और अपना डिमांड रखे, बट यहाँ पे भी इनके डिमांड कुछ फुलफिल नहीं हुए। उसके बाद इन्होंने देखना शुरू किया कि ये जो टेक्सटाइल मिल में ही जो मतलब कपड़े के मिल में ही देखा गया कि यहाँ पे लोग ज्यादातर पॉलिस्टर के फील्ड में आगे जा रहे हैं, ठीक है। पॉलिस्टर हैड बिकेम ग्रेटर डिमांड देन कॉटन, ठीक है। ये ज्यादा कॉटन से ज्यादा पॉलिस्टर को डिमांड आने लगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे देखा गया पॉलिस्टर वर्सेस कॉटन। तो यहाँ पे जितने भी मिल सब थे, ठीक है, उनको गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया कि आप यहाँ से अपना मिल रिमूव करके कहीं और सेटअप करो, क्योंकि अगर आप इसको फुलफिल नहीं कर सकते हो इनके डिमांड्स को तो ये कब तक चलेगा। तो इसकी वजह से जितने भी मिल के जो ओनर थे उन्होंने क्या किया, पूरे मिल्स को मूव कर दिया मुंबई टू सूरत, जो आज कपड़ों की नगरी सूरत को कहा जाता है, ठीक है। मुंबई टू सूरत इन गुजरात है, सूरत गुजरात में है सूरत, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने ऊपर पूरे चार्जेस ले लिए और कहा गया कि ये जितने भी टेक्सटाइल मिल है इनमें से 13 टेक्सटाइल मिल को हमने क्या किया, नेशनलाइज्ड कर दिया है, ठीक है। तो ये देखा गया कि टेक्सटाइल मिल जो टाउन ऑफ मिल जो थी वो पहले गिरिगांव को कहा जाता था, ठीक है। सो यहाँ पे आता है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वाज स्टार्टेड इन मुंबई ऑन 11 जुलाई 1857 बाय डैश फिरोज शाह बुजुर्जी गोदरेज, या फिर जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, या फिर कावाशजी दावर, या फिर आजिम हसन प्रेम जी। आपको आंसर कमेंट में देना है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बिफोर दैट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। 1991 में जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था PV नरसिम्हा राव, ये बने थे प्राइम मिनिस्टर। एट दैट टाइम जो फाइनेंस के जो मिनिस्टर बने थे वो कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देखा कि यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को अगर हमें
ग्रो करना है तो हमें कुछ ना कुछ स्कीम्स को लाना पड़ेगा, कुछ चीजों को हमें फ्री करना पड़ेगा अगर हमें ग्लोबली इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करना है तो जिसकी वजह से 1991 में देखा गया कि हमने क्या कर दिया, ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ हम आगे बढ़ गए। और 1991 में यहाँ पे देखा गया कि गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया इकोनॉमिक सिचुएशन को एंड ऑल्सो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारा लोन था, इंडिया के ऊपर बहुत सारे लोन थे। तो लोन को चुकाने के लिए यहाँ पे हमें सेल करना पड़ा था क्या, गोल्ड रिजर्व को एंड ऑल्सो कुछ मोर्टेज को भी हमें सेल करना पड़ा था। ठीक है, अब फाइनेंस मिनिस्टर जो थे उन्होंने सोचा ऐसे काम तो नहीं चलेगा, तो पीवी सिंह जो गवर्नमेंट थे एट दैट टाइम, उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर जो लायबिलिटी है ओवर 10,000 करोड़ रुपीस का लायबिलिटी है और ये लायबिलिटीज मतलब ओवरऑल वेब हो रही है किसके ऊपर, फार्मर्स के ऊपर। तो हमें इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। फार्मर्स को हमने लोन दिया है, वेविंग लोन फार्मर्स को हमने दिया है ताकि वो अपना एग्रीकल्चर कर सके और वो उससे जब हमें पैसा मिलेगा तब हम जा करके लोन चुकाएंगे। तो 1980 से लेकर के 1981 में फॉरेन लोन जो हमारे ऊपर था वो कितना था, 2350 करोड़ हमारे ऊपर लोन था। 1990 से 1991 में जो हमारे ऊपर लोन हुआ वो कितना हुआ, 8,380 करोड़ लोन हुआ। इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट था ये लोन को रेस करना, ये लोन को चुकाना, तो जिसकी वजह से इवन ये इतने लोन हो गए तो जितने लोग इन्वेस्ट किए थे इंडिया में, फॉरेन जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन लोगों ने पैसा रिमूव करना अपना शुरू कर दिया। उन लोगों ने बोला नहीं हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें अपना पैसा दे दो वरना हमारा पैसा डूब जाएगा। तो ऑल्सो जितने भी नॉन रेसिडेंट इंडियंस थे वो लोग विड्रॉ करना शुरू कर दिए अपने डिपॉजिट अमाउंट्स को, फॉरेन करेंसी फ्रॉम इंडिया उन्होंने रिमूव करना शुरू किया। तो ये कुछ था आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो यहाँ पे है आपके क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव डैश वर आवर फाइनेंस मिनिस्टर, जॉन मैथाई, यशवंत सिन्हा या फिर पी चिदम्बरम या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह। आंसर कमेंट में जरूर देना। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज रेमेडीज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। रेमेडीज मतलब कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम कोई स्कीम्स ला रहे हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वर्क कर रहे हैं तो दैट इज नोन दी रेमेडीज। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर तो इतना लोन है तो जिसकी वजह से हमें ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पड़ेंगे, हमें अपना इकोनॉमिक को बूस्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी फॉरेनर इन्वेस्टर्स थे, क्योंकि वो अपना पैसा रिमूव कर रहे थे, तो जिसकी वजह से उनको एक ये हम कहते हैं लालच दिया गया था, ठीक है, कि आप जितने भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया जाए। अगर कोई फॉरेनर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया जाए, जितने भी रिस्ट्रिक्शन थे उसको रिमूव कर दिया जाए। ऑल्सो 18 ऐसे इंडस्ट्रीज थे जहां जो रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम में आते हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस सिस्टम टू 18 इंडस्ट्री को बस रिस्ट्रिक्टेड किया गया था, बाकी सबको रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दिया गया। तो जिसकी वजह से ये पैसे का फ्लो जो चल रहा था और ऑल्सो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स जो थे इन्वेस्ट कर रहे थे, इंडियन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे थे, इन सब के पैसे को कंट्रोल करने के लिए शेयर मार्केट में एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की गई थी जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, वो किया गया। सेबी जैसे चोर पुलिस का खेल होता है कि जैसे मान लो कि अगर जैसे शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में अगर पैसे का घोटाला अगर हो रहा है, ठीक है, पैसे के ऊपर नजर किसका रहेगा, कौन घोटाला अगर कर रहा है तो उसको कौन पकड़ेगा, ठीक है, तो पुलिस बन के कौन आता है, तो सेबी आता है देखने के लिए कि कौन घोटाला कर रहा है, क्या कौन करप्शन कर रहा है, अगर कोई कर रहा है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। तो शेयर मार्केट में मनी को कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन लाया गया था जिसका नाम था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आज भी है सेबी। 1992 में ये लाया गया था। तो जितने भी मार्केट्स शेयर मार्केट में थे वो इसके अंडर में थे। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट में जो इंडिया में किया गया था, ग्रू किया गया था, इसका पहला फर्स्ट टेन्योर जो दिया गया था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह एज ए फाइनेंस मिनिस्टर को दिया गया था।
डॉक्टर मनमोहन सिंह एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, इन्होंने एक एग्रीमेंट को साइन किया था जिनका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड इन्होंने एक पॉलिसी को लॉन्च किया जिसमें प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब चीजों को हम प्राइवेट करें, ऑल्सो लोगों को लिबर्टी मिले, फ्री मार्केट वो कर सकते हैं, एंड देन इज ग्लोबल कर सके, मतलब कहीं पे भी जाकर के ऑल ओवर वर्ल्ड में ये कर सके। दैट इज प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये शुरू हुआ था 1991 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। एग्रीमेंट किया गया था बाय दी फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हमने देखा था जो ट्रीटी साइन की गई थी बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। 1995 में इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हैड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, कुछ ऑब्जेक्टिव था इनका। क्या ऑब्जेक्टिव था? फ्री और फेयर ट्रेड करना, फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, हर एक कंट्रीज के बीच बिटवीन जो भी कंट्रीज मेंबर है WTO के, ठीक है, उसके ऊपर नजर रखेगा। हर जो ट्रेड हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह सामान अगर जा रहा है तो वो ट्रेड को कौन देखेगा? तो देखा जाएगा बाय दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये पॉलिसी लाई है कि फ्री ट्रेड होना चाहिए बिटवीन दी कंट्रीज। सेकेंड इज टू पुट एन एंड ऑल दोज डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है, डिस्क्रिमिनेट करने वाले लॉ है, उसको एंड कर दिया जाए। Third is rules and policies that are hurdles in the way of international free trade. रूल और पॉलिसीज को कुछ ऐसा बनाया जाए जितने भी इंटरनेशनल फ्री ट्रेड हो रहे हैं, हर एक कंट्री का अपना एक रूल और रेगुलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज टू रेगुलेट ग्लोबल ट्रेड विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मल मल्टी पार्टी मैकेनिज्म, मतलब कि जितने भी ग्लोबल ट्रेड हो रहे हैं किनके हेल्प से? तो ग्लोबल ट्रेड जो हो रहे हैं मल्टी पार्टी मैकेनिज्म के हेल्प से ग्लोबल ट्रेड हो रहा है, उसको रेगुलेट किया जा रहा है। चलो नेक्स्ट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड, GATT, ये साइन किया गया था बाय इंडिया ऑल्सो, एंड ये एक existed at the international level before the World Trade Organization came into. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम था GATT, जिसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। उसके बाद आया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इनके जो सेक्टर्स थे वो किसके किस पे थे? सेक्टर ऑफ जैसे हम कह सकते हैं शिप्स का सेक्टर्स था, ठीक है, एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, ये सारे फील्ड में क्या चाहता था कि यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब से आई है तब से हम इस फील्ड्स में क्या कर रहे हैं? रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। जैसे इकोनॉमी को ग्रो करना, ट्रेड करना, एजुकेशन को इम्प्रूव करना, हेल्थ ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करना, इन सारी चीज़ों में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प से हम रैपिडली कमर्शलाइज्ड हो रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं और ग्रो भी कर रहे हैं इकोनॉमिकली ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। उसके बाद इंडिया ने साइन किया था एक ऑर्गेनाइजेशन को जिसका नाम था साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, सप्ताह जिसे कहा जाता है, अलोंग विद द लाइंस ऑफ WTO के अंडर ही ये आता है। इंडिया ने रिमूव कर दिया इंपोर्ट का रिस्ट्रिक्शन, जितने भी चीजें इंपोर्ट हो रही है, ठीक है, इंपोर्ट हो रही है, अब बाहर से अंदर आ रही है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रिमूव किया गया सेवरल कंडीशंस के ऊपर फॉर द SAARC। जितने भी कंट्री साउथ एशिया में आती है उसकी अगर जितने भी कंट्री साउथ एशिया में वो अगर सामान को इंपोर्ट कर रही है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया जाए। वैसे इंडिया भी इस चीज़ों को एग्री किया और जितने भी साउथ एशिया में कंट्रीज है उससे अगर कोई भी ट्रेड इंडिया के अंदर आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पे रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। ये जर्नी में हमने जो लर्न किया है, इंडियन इकोनॉमी को हमने लर्न किया। ऑल्सो हमने यहाँ पे देखा लॉन्ग अवे ए मिक्स्ड इकोनॉमी, हमारी कंट्री जो है वो ग्लोबलाइजेशन में कैसे है, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में हमने देखा।
यहाँ पे आता है आपका क्वेश्चन, दैट इज इन 1995 इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ डैश, WTO, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर जेट, या फिर SARC. Next question is the term Giringao means that the towns of mills group of industry, cottage industry. सही से सुना होगा, तो मैंने आंसर भी बताया था, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, शुभम झा क्लास 9, और यहाँ पे आपका चैप्टर होता है दी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सुन हम बाकी चैप्टर्स भी कवर करने वाले हैं। अपने दोस्तों को भी ये चैनल को शेयर करो, ये वीडियो को शेयर करो, ठीक है। बताओ उनको कि इस वीडियो, यहाँ पे इस चैनल पे सारे वीडियोस आते हैं सोशल स्टडी के, साइंस के, उनके साथ ये शेयर करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भूलना मत। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू।